इन्टरनेटमा भनेको कुरा कति उपयोगी हुन्छ नभए भन्दा बढी जस्तो उपयोग हुन्छ होला, फाइदा हुन्छ होला। तर सबभन्दा राम्रो होला यदि तपाईको ठाउँबाट केही युवतीहरू यहाँ लद्दाखमा सिक्नको लागि हाम्रो हायलमा आइदिनु भयो भने यता फेरि सँगै बसेर सिक्ने काम अनुभव स्तर पर एक्सपिरियन्शियल आफूले गरेर हेर्ने सिक्ने र पछि नेपाल गएपछि फेरि सँगै यहाँदेखि गाइड गर्ने र त्यहाँ काम गर्ने त्यस्तो हुन सक्छ। म तपाईहरुलाई के भन्छु भने तपाईको ठाउँमा युवाहरूलाई घोषणा गरिदिनु होला। अहिले जुनदेखि हाम्रो यता 1 वर्षको फेलोशिप्स सुरु हुने लागेको छ। त्यसमा 1 वर्षको लागि युवाहरूले आएर आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स आइस स्तूपा जस्तो कसरी बनाउने त्यो पनि देख्न र गर्न अनुभव पाउन सकिन्छ। र त्यस्तै फेरि पहाडमा हिमालमा काम आउने टेक्नोलोजीहरू ग्लेशियरको हो कि सूर्य घामबाट गर्मी गरेको भवनहरू तपाईको पनि हाम्रो जस्तै धेरै चिसो ठाउँ हो अनि त्यहाँ माटोको घर कसरी बनाउने त्यसलाई सोलर हिटिङ गरेर अहिले हाम्रो यहाँको सबै मकान भवनहरूमा केही बाल्नु पर्दैन, केही हिटिङको लागि आगो बाल्नु पर्दैन, लकडीको तेलको केही पनि बाल्नु पर्दैन। घामको मात्रले हामी एकदम राम्ररी चिसोमा पनि जाडोमा पनि बस्न सक्छौं। त्यस्तो टेक्नोलोजी पनि तपाईहरुको काम लाग्छ होला, मात्र आइस स्तूपा नभइकन। त्यस्तै यता पहाडमा हिमालमा धेरै पर्यटक आउँछन् अनि पर्यटनको कसरी प्रयोजना गर्ने, प्रबन्धन गर्ने, म्यानेज गर्ने टुरिज्मको इको टुरिज्मको जस्तो नकारात्मक असर नपरोस्, सकारात्मक हाम्रो अर्थव्यवस्थामा मान्छेहरूलाई काम पाउने, आम्दानी पाउनेमा र नकारात्मक कम हुने त्यस्तो टुरिज्म म्यानेजमेन्ट रेस्पोन्सिबल रुरल टुरिज्ममा पनि कोर्सेस लिन सकिन्छ उनीहरूले। अनि यस्तो हामी भिडियोबाट त गर्न सक्छौं, भिडियो पनि पठाउँला। त्यस्तै एउटा गाइड बुक पनि छ, म्यानुअल कसरी बनाउने आइस स्तूपा, त्यो पनि हामी पठाउँछ होला। तर सबभन्दा राम्रो होला हाम्रो हिमालको अलग अलग ठाउँको युवाहरू आएर कोर्स गरे भने। अनि त्यसको बारेमा मेरो साथीहरूले तपाईहरुलाई सूचना पठाइदिन्छ होला, ब्रोशर होला कि पोस्टर होला। त्यसबाट तपाईहरुले आफ्नो ठाउँको युवाहरूलाई प्रेरित गरिदियो भने फेरि उनीहरूले सिकेपछि त्यहाँ गएर राम्रो सिकेको जुन मान्छे जान्छ त्यो हाम्रो पनि पार्टनर बनेर त्यहाँ सँगै काम गर्न सक्छौं। चाहे त्यो सोलर बिल्डिङ घामले न्यानो पारेको भवन हो कि ग्लेशियर हो कि टुरिज्म हो कि हिमालमा कसरी हरियाली ल्याउने, जडीबुटी वृक्ष आदि कसरी त्यो गर्ने पहाडमा हिमालमा, त्यो सबको बारेमा सिक्न सक्छौं। अनि तपाईहरुसँग पनि एउटा आदान प्रदान होला। तर मान्छे पनि यताको त्यहाँ गए भने त्यहाँको यहाँ सिक्ने आउनु पायो भने धेरै के भन्छौं हामी घनिष्ठ सम्बन्ध बन्न सकिन्छ, यस्तो म सोच्छु। अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई हेर्ने घुम्ने आउनुभए पनि कि युवाहरूलाई पढ्ने सिक्ने पठाए
भने पनि हामी सुरुमा केही स्कलरसिप त्यस्तो पनि हेर्न सक्छौँ जरुरत परेकोमा केही भाग हामी स्कलरसिप हेरेर सपोर्ट गर्ने जस्तो अनि पछि उनीहरूले त्यहाँ आफ्नो गाउँमा आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्न सकिन्छ त्यो हाम्रो अवधारणा हो त्यसै कारणले हायाल यो संस्था बनाएको यो विश्वविद्यालय बनाएको हो अहिलेको लागि त यो सूचना जुमबाट हामी दिन सक्छौँ तर त्योभन्दा बढी गर्नको लागि मान्छेको आदान प्रदान एक्सचेन्ज गर्न राम्रो होला त्यसको लागि हामी मिलेर प्रयास गरौँ अनि पछि पनि हामी सम्बन्ध बनाइराखौँ त्यसै स्वागतसँग म तपाईहरूलाई सबैलाई लद्दाखको सबै मान्छेहरूको तसितले पठाइरहेको छु र आशा छ हामी एक अर्काबाट सिकेर आफ्नो आफ्नो ठाउँमा राम्रो पहाडमा सुहाउँदे विकास ल्याउन सक्छौँ होला यही शब्दसँग म तपाईहरूलाई धन्यवाद गर्छु जुले त्यसैले या जुले थैंक यू काले थैंक यू। तो हम आगे बढ़ते हुए अभी आप सबके लिए एक हमने पीपीटी बनाया है जिसमें हमने जैसे लद्दाख में आइस टू पास जैसे आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स कहाँ से बनने स्टार्ट हुए थे और क्यों हमारे मतलब हिमालयन क्षेत्र में जैसे लद्दाख और नेपाल वहाँ कैसे कैसे घटनाएं हैं कैसे जैसे कि बरसात बहुत होने की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम होता है क्लाउड बर्स्ट जैसे फिर ग्लोफ जैसे हमारे लेक्स ग्लेशियर लेक्स में कैसे बर्स्ट आउट होके वो उसकी वजह से हमें डिजास्टर्स हो सकते हैं वो सब दिखाने के लिए और आइस टू पास के बारे में आप लोगों को थोड़ा ओवरव्यू देने के लिए तो हम उससे मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोग बोलिएगा कि विजिबल है कि नहीं। दोर्जेले हाँ जी। मैंने ये भी उन्हें कहा कि ज्यादा सीखने और संबंध बनाने के लिए यहाँ पर फेलोशिप्स होंगे उनमें वहाँ के युवा आ सकते हैं तो आप उन्हें अपने पोस्टर्स ब्रोशर्स वगैरह शेयर कीजिएगा ताकि वहाँ के कुछ लोग आ भी पाएं ये मीटिंग्स तो जितने लोग भी हों थोड़ा सा सबके साथ शेयर करने के लिए उपयोगी है मगर कुछ लोगों के साथ बहुत सारा शेयर करने के लिए फिजिकली फेलोशिप कर सकते हैं तो उसके बारे में सूचना भी आप उनको भेज दीजिएगा ताकि वहां से कुछ लोग अगर आ सकें तो फिर लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बन सकता है। थैंक यू ये मैं बताना चाहता हूँ। ओके ठीक ठीक कॉलेज वो आप मैं पोस्टर आप ये ग्रुप में अभी डाल देता हूँ इसमें ग्रुप चैट में ही तो आप लोग ये स्क्रीन शेयर करता हूँ विजिबल है क्या स्क्रीन दिख रहा है ना सबको जी। थैंक यू कर्मा टुटू जी थैंक यू ज्ञान सेवाले। तो आप लोगों को वैसे लद्दाख कहाँ है वो तो पता ही है लद्दाख हमारे हिमालयन क्षेत्र में इंडिया के सबसे टॉप मोस्ट यूनियन टेरिटरी है लद्दाख। तो यहाँ आपके जैसे दोलपो मारतांग जैसा ही माहौल रहता है ठंडी काफी अच्छा खासा रहता है बर्फ भी ठीक ठाक रहता है और हमारे यहाँ पे भी क्लाइमेट चेंज जो आजकल चल रहा है जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और बहुत सारे क्लाइमेटिक डिजास्टर्स जो हमारे लद्दाख क्षेत्र में पहले सुनने को भी नहीं आते थे तो वैसे भी बहुत हो रहे हैं बारिश में चेंजेस और ये जैसे गर्मी आजकल अप्रैल में यहाँ पे बहुत गर्मी बढ़ गई है
और श्रीनगर में तो 1947 के बाद मतलब फर्स्ट टाइम इतना हाईएस्ट डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया यहाँ पे अप्रैल का। तो और वो भी अप्रैल, मिड अप्रैल में ही रिकॉर्ड हो गया है। और ऐसे ही जैसे हमारे हिमालयन क्षेत्र में देखे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स बोले क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग, बहुत सारे दिक्कतें हैं। तो एक तो हो गया हमारे यहाँ पे लिखा रहता है, ये आप लोग को दिख रहा होगा, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। और ग्लेशियर्स तो रिट्रीट हो ही रहे, हमारे ग्लेशियर्स बहुत कम हो गए हैं। जैसे कि आपने अभी एक वीडियो देखा था कुलुम गांव का, उनका जो ग्लेशियर है बिल्कुल खत्म हो गया है। तो वैसे ही यहाँ पे लैंडस्लाइड, मडस्लाइड, एवलांचेस भी होने लगे हैं। और लोअर हिमालयस में, उत्तराखंड जैसे रीजन में इंडिया के, वहाँ पे भी जैसे आजकल फॉरेस्ट फायर्स होने चालू हो गए हैं, तो जो अनसुनी बात है पहले। और प्रेसिपिटेशन जैसे हम विंटर प्रेसिपिटेशन या फिर समर प्रेसिपिटेशन जो भी बोले, मतलब विंटर्स में हमें यहाँ लद्दाख में तो बहुत बर्फबारी कम हो गई है। और गेनले गेनसेओंज वहाँ पे भी कम हो गया है क्या जैसे? हाँ जी, इस साल यहाँ पर भी वो हिमपात थोड़ा बहुत कम हो गया था। बहुत सेम है सिचुएशन। हाँ जी, हाँ जी, बस। तो फ्लैश फ्लड्स जैसे हमारे 2010 में यहाँ लद्दाख में बहुत बड़ा फ्लैश फ्लड आया था, जिसके कारण बहुत सारी दिक्कतें हुए थे और बहुत लोगों ने अपने जान और बहुत फाइनेंशियल भी बहुत दिक्कत दिया था यहाँ पे। और हम जैसे हमारा ये एक डेटा है जो लद्दाख का डेटा दिखा रहा है, टेम्परेचर एनॉमली, जो टेम्परेचर 1979 से अभी तक कितना बड़ा है। ये जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा जो लाइन ऊपर की तरफ ही जा रहा है, तो हम मोस्टली 1-2 डिग्री सेल्सियस अभी तक तो बढ़ भी चुका है। और आगे ये 2009 तक ही हमारे पास ये डेटा दिखा रहे हैं हम लोग, तो इससे आगे अभी 2025 तक तो बहुत ऊपर आ चुका होगा। हाँ जी, हाँ जी, रिकॉर्डिंग अंडर ग्रोइंग है जी। हम लोग आपको रिकॉर्डिंग भी बाद में शेयर कर देंगे, ये लीजिए, और सबको। तो जैसे जून 2003 में हमारे यहाँ पे फ्लड आए थे लेह में। तो ये सारे एक लिस्ट है जिसमें यहाँ लद्दाख में कैसे कैसे फ्लड्स हो गए, और ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हो गए, और ऐसे ऐसे बहुत सारे जो नेचुरल डिजास्टर्स यहाँ हुए थे इन, मतलब 21st सेंचुरी में ही बहुत सारे, अभी 2000 के आगे ही ये पूरा रिकॉर्ड है। और ऐसे बहुत सारे, और ज़्यादा आते जा रहा है, मतलब बहुत, जैसे फ्रीक्वेंसी आप देखो 2003 से 10 तक 4 ही हुए हैं। और उसके बाद 2010 में बहुत बड़ा हुआ था, उसके बाद से और 2010 से 21 तक 8-9 हो गए, मतलब ये फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ते जा रहा है। और ऐसे ही तो आगे जाते, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो डाउनवर्ड स्पाइरल बोलते हैं हम लोग इसको, कि इसमें लो विंटर प्रेसिपिटेशन जब रहता है, जहाँ हमारे यहाँ पे बर्फबारी अगर कम हो गया तो जैसे ही हम लोग यहाँ लद्दाख में एक ही बार हम लोग लगाते हैं क्रॉप जी, एग्रीकल्चर सीजन एक ही सीजन का है, वो 4-5 महीने चलता है। तो स्प्रिंग में जैसे ही सावन का महीना आता है, तो उस टाइम पे यहाँ पानी की कमी हो जाता है। फिर अब उस टाइम के बाद फिर शॉर्टर एग्रीकल्चरल सीजन होने लगता है, क्योंकि हमको पानी जो ग्लेशियर से आना चाहिए था वो जल्दी नहीं आता, क्योंकि और स्नोमेल्ट वाटर के बेसिस पे ही हम लोग लेते थे। जो बर्फबारी जो विंटर में हो गया था उसका पानी आ जाता था। अभी फिर बर्फबारी ही नहीं हो रहा है, तो जो ग्लेशियर से पानी आता था, क्योंकि वो गर्म, अच्छा खासा गर्म होने के बाद ही आता है, तो ये भी नहीं आ पाता। फिर समर में भी बहुत गर्मी बढ़ जाती है, क्योंकि वैसे भी प्रेसिपिटेशन, जो समर प्रेसिपिटेशन है वो भी कम हो गया होता है मोस्टली। विंटर प्रेसिपिटेशन तो पहले से कम हो गया है। तो फिर हमारे यहाँ पे इररेटिक प्रेसिपिटेशन, जैसे कहीं पे भी, जैसे इसको हम बोलते हैं कि बारिश जो हमें फायदा न दे, जो नुकसान दे रहा है। मतलब बिल्कुल जैसे बहुत ज़्यादा बारिश हो गया, जैसे हमारे यहाँ पे मिट्टी के घर ही बनते हैं,
तो 3-4 दिनों के लिए अगर लगातार बहुत सारा बारिश हो गया, जैसे नीचे डाउन एरिया में प्लेन्स में होता है, तो यहाँ बहुत दिक्कत देता है। और उसके वजह से ही अनसर्टेनिटी ऑफ एक्सट्रीम इवेंट्स बढ़ जाते हैं कि फ्लड्स आने ज़्यादा हो गए, ग्लेशियर लेक्स में ज़्यादा पानी आके भर गया तो आउटबर्स्ट हो गया, ऐसे बहुत सारे कारण। तो उसकी वजह से हम लोग इसमें फंसते जाते हैं, हर साल दर साल बर्फबारी कम होती जाती है, हमारा पानी की किल्लत से बढ़ते जाता है, साल दर साल वो आगे ही बढ़ते जाता है और हम डाउनवर्ड स्पाइरल में फंस जाते हैं, फिर हम उसमें से निकल ही नहीं पाते। अभी ऐसा सिचुएशन हमारे यहाँ पे अभी चल रहा है। हम तो हम लोग ऐसा, ये हिमालयन क्षेत्र के हर एक गांव, मतलब हर एक क्षेत्र में देख सकते हैं कि ऐसा ही स्पाइरल चल रहा है। तो ये जो आगे आप लोग देख रहे हैं, इसमें से हम लोग इसको एक सस्टेनेबली, मतलब ग्लोबल चेंज, सस्टेनेबल प्रॉस्पेरिटी और प्लानिटरी बाउंड्रीज, जो यहाँ पे हम तीनों लोगों को, मतलब तीनों सेक्टर को जो एनर्जी चाहिए, उसके हमें खाना चाहिए और पानी भी चाहिए, उन तीनों को साथ में लेके हम एक अगर एक ही लूप में चले, तो इस सर्कल में हम लोग अगर ये एक दूसरे के साथ पूरा डिपेंडेंट रहता है ना, तो हम लोग जैसे कि फूड प्रेसिपिटेशन, फूड प्रोडक्शन जो भी हो गया, और ये ट्रांसपोर्ट, जो एनर्जी नीड्स हैं हमारे, पानी की नीड्स हैं, खाने की नीड्स हैं, तो ये सब वाटर ही मेन सप्लाई है। मट अगर पानी ही नहीं होगा, पानी की ही किल्लत होगा, तो हम लोग ये एनर्जी नीड्स भी हम लोग पूरे नहीं कर पाएंगे और हमारे फूड नीड्स भी पूरे नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ, हमारे लद्दाख में एक कहावत बोली जाती है कि छू मेदना युल मेद बोलते हैं, आमा मेदना जन मेद बोलते हैं। फिर मतलब पानी नहीं है तो गांव नहीं है, लाइफ नहीं है, और मम्मी नहीं है तो खाना नहीं है बोलते हैं। तो इसी इसी को हम यहाँ पे दर्शा रहे हैं। तो ये जो, ये हम लोग एक हमारा, हम लोग आइस स्तूपा बनाना क्यों पड़ा, और मतलब बेसिकली नॉट जस्ट आइस स्तूपा, बट कोई भी टाइप का आर्टिफिशियल ग्लेशियर क्यों बनाना पड़ा हमारे लद्दाख में ही, ऐसा प्रॉब्लम्स क्यों आ गए। तो आप लोगों ने, मैंने बताया था कि अर्ली स्प्रिंग में, जैसे अप्रैल मई महीने में, क्योंकि हमारे हमको जनवरी फरवरी दिसंबर जनवरी फरवरी में अच्छा खासा बर्फबारी नहीं हुआ, तो बर्फबारी का जो पानी हमें मिलता था इस टाइम पे, वो हमें अब बिल्कुल ख़त्म हो गया, हमारे पास नहीं रहा। तो ये जून जुलाई अगस्त में तो जो ऊपर जो एक्चुअल ग्लेशियर है किसी गांव का, अब मतलब अभी तो आप मोस्टली अच्छा खासा है थोड़ा बहुत, तो जो उससे पानी आता था वो अभी जून में ही आएगा, क्योंकि अच्छा खासा गर्मी बढ़ने के बाद ही। मगर अभी अप्रैल मई में हमारे हमको जो ये ब्रैकेट जो बंद, अभी हमें, हमारे पास इस ब्रैकेट के लिए पानी नहीं है, उसके लिए तो अब जैसे हॉरिजॉन्टल ग्लेशियर्स अबन और फिल ने बनाए थे कि ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहा है, बर्फबारी कम पर कम होती जा रही है, वो देख कर ही उन्होंने बनाया था। आगे आगे जाके फिर हमारे एक कासनो वांगचुक ने ऐसा सोच के एक कोनिकल शेप में आइस स्तूपा बनाए, तो वो भी, वो ऐसे आर्टिफिशियल आइस रिजर्वर बनाया, और बहुत सारे टेक्निक यूज करके, जैसे आइस फॉल ग्लेशियर बोलते हैं, जो बेसिकली आगे जाके वो दिखाएंगे हम आपको, उसमें वो आइसफॉल ग्लेशियर बनाया। फिर बहुत सारे जो पानी की किल्लत को, इस टाइम की किल्लत को हम लोग कैसे एड्रेस करें, उसके लिए ये हमने आर्टिफिशियल आइस रिजर्वायर्स का ज़रूरत पड़ा हमें। तो हमारे यहाँ लद्दाख में ऐसा एक ग्लेशियर ग्राफ्टिंग बोल के एक टेक्निक भी हुआ करता था बहुत समय पहले में, गिलगित बाल्टिस्तान के साइड में, अभी जो पाकिस्तान के अंडर है वहाँ, और यहाँ लद्दाख में भी आर्यन वैली उस टाइम पे 10th सेंचुरी में हुआ करता था बोलते हैं, जिसमें बेसिकली ये एक रिलीजियस उसको भी मान सकते हैं, और उससे कि ये ग्लेशियर मैरिज होता था बेसिकली, दो ग्लेशियर, जैसे कि ये आगे जाके, हाँ इसमें दिख रहा है मोगंग और फोगंग बोलते हैं इन दोनों को। मोगंग बेसिकली फीमेल ग्लेशियर बोल रहे हैं, कि ये जो ऊपर वाला है, जिसमें जो अच्छा खासा साफ रहता है थोड़ा बहुत, और ये जो नीचे वाला फोगंग ग्लेशियर है, जो थोड़ा जिसमें मिट्टी विट्टी थोड़ा जैसे मिक्स होता है, जो
इन दोनों को वहाँ अपने अपने वहाँ से उठा के स्पॉट से, फिर ये एप्रिकॉट कर्नल में ऐसे हम लोग ये जो सेपो बोलते हैं यहाँ पे, ये पीछे जो इनके ऊपर है, ये ऐसे उठा के फिर ले जाके विद सम सेरेमनीज एंड जो फिर इसको यहाँ पे थोड़े बहुत वो सेरेमनीज करके इवेंट, फिर से वापस ऊपर लेके जाते थे, फिर वहाँ पे छोड़ते थे जी, कि उससे ये और बढ़ेगा बोल के। आइस जो ग्लेशियर है हमारे गांव का ही ग्लेशियर रहेगा जो ऊपर हाई अप वैली में रहेगा। तो वो ऐसा करने लगे, फिर आगे जाके हम फिर वो तो 10th सेंचुरी की बात हो गई। फिर ऐसे बहुत सारे तकनीक नए बन गए, जैसे आइस बैरियर बर्न्स बोल के। आइस बैरियर बर्न्स में बेसिकली हम लोग क्या करते थे, सॉरी सॉरी, स्नो बैरियर बर्न्स में इसको हम जो पत्थर की ये दीवार दिख रही है फर्स्ट वाला, पत्थर की दीवार बनाएंगे, फिर यहाँ पे जितना भी बर्फबारी जो हो चुका है फिर वो हवा से यहाँ पे फंसा के रखेगा। फिर जो, क्योंकि ये वॉल के पीछे नॉर्थ फेसिंग में हम लोग इकट्ठा करते थे, तो ये थोड़ा बहुत जो भी स्नो यहाँ पे बचा होता था वो हार्ड होके रह जाता था, और पानी के हमें जब पानी की ज़रूरत होती थी तब पिघल के नीचे आ जाता था। फिर आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स जो आबा नॉर्फेल जी ने बनाए, नीचे आप लोग देख सकते हैं, ये ऐसे स्ट्रीम के बीच में ही, स्ट्रीम के बीच में पानी का स्ट्रीम जो बह रहा है उसके बीच में ही वैसे ही वॉल्स अगर हम लोग बना दे और पानी का फ्लो ही रोक दे, तो इसको पूरा ये ऐसे आइस फील्ड जैसे हम लोग जमा सकते थे, वो हॉरिजॉन्टली काफ़ी स्प्रेड करके। फिर जो आइसफॉल ग्लेशियर बोलते हैं, जो बेसिकली है तो एक मैन मेड वाटरफॉल बोल सकते हैं, जो विंटर में जम जाता है। तो जैसे पानी कहीं यहाँ से एक फॉल मिल गया हमें, यहाँ से जा रहा है वो, क्योंकि विंटर्स में हमारे यहाँ पे भी पानी का कुछ यूज़ नहीं है ज़्यादातर, तो उसको थोड़ा डाइवर्ट करके पत्थर के जैसे कहीं एक हाई स्लोप एरिया से छोड़ के फिर उसको जमा देते थे। फिर वो जैसे उसको भी मोस्टली हम लोग नॉर्थ फेसिंग वेस्ट फेसिंग, जो पहाड़ के डायरेक्टली धूप ना लगे ऐसे जगह पे जमाए, क्योंकि फिर जब समर आए फिर उसके बाद स्प्रिंग में, अर्ली स्प्रिंग में वो भी पिघल के पानी थोड़ा मदद करे। वैसे ही फ्रोजन स्लोप्स बनाए, जिसमें हम लोग बेसिकली स्नो को ही कलेक्ट करें, और ऐसे और ऊपर से एक लाइन ले जाके ऐसे पानी का वो कैनाल ले जाके फिर उसको नीचे की तरफ एक एक करके फिर जमाए। और फाइनली आइस तूपास का जो तकनीक आ गया, तो आइस तूपास हम लोग कोनिकल शेप में ऐसे ही एक विद ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, मतलब कोई मोटर वोटर ना लगाकर एक हाई एल्टीट्यूड ऐसे ऊपर के जगह से सोर्स से उठा के थोड़ा नीचे यहाँ पे, फिर यहाँ से फवारा छोड़ के उसको हम जमाए, ऐसा ये तकनीक भी चालू हो गया। फिर बेसिकली ये समझा रहा है ये वाला फोटो कि हम लोग कैसे आइस टूपास बनाते हैं। इसमें अगर मिसकंसेप्शन रहता है लोगों को कि हम लोग मोटर का यूज़ इस्तेमाल करते हैं, लाइट कैसे वहाँ लाएंगे ऊपर के वो हाई वैली एरिया में, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं .1, जैसे 1 यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से ये हमारा सोर्स हो गया। यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा पॉन्ड जैसा बनाएंगे, उसमें से पाइप्स ले करके नीचे की तरफ लेके आएंगे, फिर यहाँ नंबर 2 पे फिर ये टनल के अंदर से जाएगा। अभी तो ऊपर से जैसे स्प्रिंकल टॉप टेक्निक भी चालू हो गया, तो पहले फिर नंबर ये वाला आप लोग समझ ले, तो फिर वो वाला तो और भी आसान है। फिर ये अगर हम लोग एक डोम के अंदर से फिर यहाँ एक डोम बना के फिर ट्राइपॉड खड़ा करके फिर से जीआई पाइप से हम ऊपर लेके जाते थे, वो फोटोस आपको अभी दिख जाएंगे। पहले फिर पूरा पानी ऊपर पहुंच के फिर ये 3 नंबर जहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे जितना प्रेशर होगा वो उसको हम लोग पानी को छोटे छोटे, यहाँ पे एक स्प्रिंकलर लगा के पानी को छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो तोड़ देगा, फिर वो ऐसे स्प्रिंकल करना चालू करेगा जैसे हमने अभी वीडियो में देखा था। तो फिर उसके बाद फिर यहाँ पे आइस आइस कोनिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करना चालू करेगा, जैसे नंबर 4 पे यहाँ पे दिखा रहा है। तो
ये जो बगल में फोटो है जो वैसे ही एक आइस स्तूपा बनता है। तो और आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप बीच में भी ऐसे रोक सकते हैं मुझे और पूछ सकते हैं, वरना हम लोग अपने इस सेशन के एंड में क्वेश्चन Q&A टाइम हमने रखा है, तो उसमें भी पूछ सकते हैं जी। तो हमारा 2013 में पहली बार सिकमॉल, जो हमारे यहाँ ले में स्कूल है, सिकमॉल के बाहर काले और हमारे आइस सुपर टीम मेंबर्स के कुछ लोग मतलब प्रोटोटाइप पहले चालू किया था कि 2013 विंटर्स में एक आइस सुपर कोनिकल फॉर्म में वहाँ पे बना के पहले प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, मतलब कि ऐसे हो सकता है, बनता है, फिर हाँ रहता भी है, मतलब अच्छे समय तक, अप्रैल के मई जून तक वो देखा हम लोगों ने। फिर स्टेज 2 चला था, जैसे 2014 से 2017 तक, जब हम लोगों ने फ्यांग विलेज में, जहाँ हम हमारा हयाल अभी है, वहाँ वहाँ पे हम लोगों ने पाइप ले करके ऊपर से फ्यांग विलेज के स्ट्रीम से पानी ला के फिर वहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। अभी इस टाइम में कि हमें पता नहीं था कि आइस स्तूपास बनाने के लिए, क्योंकि पहली बार ही बना रहे कोई, मतलब ऐसे दुनिया में ही पहली बार बन रहा था, तो किसी को कुछ आइडिया नहीं था कि हमें क्या पहले चलता है, क्या अच्छा नहीं है, क्या कौन सा पाइप लगाना चाहिए, कैसे हमें डोम का स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, ये सब। तो फिर हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे, जैसे बहुत सारे ट्राई किए, कोई कोई PPC पाइप लगा के, फिर PPR के कैसा होता है, फिर HDP जो हम लोग अभी यूज़ करते हैं वो वाले पाइप लगा के, फिर आयरन पाइप्स जो GI पाइप्स बोलते हैं कि वो भी यूज़ करने चाहिए कि नहीं, सब कुछ हमने। तो ये इस टाइम पे पूरा मतलब विंटर्स में एक्सपेरिमेंट्स पे ही एक्सपेरिमेंट्स, जो कौन सा सबसे सही, अच्छा, आसान, जो जो हमारा काम भी आसान कर दे। जैसे आप लोगों को पता है यहाँ ठंड तो बहुत रहती है, तो ठंड की वजह से ही हमारे इस तो मतलब जो फट ना जाए पाइप्स इतने ठंड में भी, वो विथहोल्ड करे उतने ठंड को, वो हमने चेक किया। फिर उसके बाद फिर जैसे ये अभी वीडियोस देख सकते हैं कि इसमें डोम और टनल क्रिएशन कैसे कर रहे हैं हम लोग। डोम पहले ऐसे ही मेटल का फ्रेम लगा के उसके ऊपर प्लास्टिक शीट से कवर करके हम बनाते थे। फिर हम लोग थ्रेड्स डालने लगे, लकड़ी डालने लगे, फिर बहुत सारा वो भूसा जो बोलते हैं या सिरमंग बोलते थे, सीबक थॉर्न के प्लांट्स होते हैं यहाँ पे, वो हमने डाला। फिर फिर ये आई स्तूपा जो है ये फ्यांग विलेज में ऐसे 2017 में ही बना था। तो ऐसे ही इसके नीचे ये 3 साल लगातार बना के वहाँ पे हमने नीचे फॉर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट ड्रिप माइक्रो इरिगेशन सिस्टम लगा के 5,000 प्लांट्स भी प्लांट किए थे। तो वो भी अभी अभी भी वो प्लांट सरवाइव करते हैं, तो ये वो है वो अभी भी। फिर बहुत सारे हाई एल्टीट्यूड एक्सपेरिमेंट्स भी किए हमने, 12,000 फीट के ऊपर, कि आइस पिलोस बनाए, और मतलब आइस स्तूपास उतने ऊपर वाले, उतने ऊपर के एल्टीट्यूड के क्षेत्र में कैसे बनते हैं। वैसे ये दिख रहा है, ये आइस वॉल बोल के, जो अबा नॉर्फेल का जो टेक्निक है आइस हॉरिजॉन्टल आइस आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाने का, उसमें बेसिकली पत्थर के बांध लगाए जाते हैं। तो पत्थर से पूरा वो आइस स्ट्रीम के अंदर ही पत्थर से बनाया जाता है, तो उसके जगह पे हम लोग क्या आइस का ही बना के ऐसे, चाहे वो सब एक्सपेरिमेंट्स किए। फिर उस टाइम का हमारे ये टीम है। और फिर उसके बाद 2018 के बाद से हम लोगों ने स्केलिंग अप, मतलब अभी हम लोगों को पता चल चुका था कि मोस्टली कि ऐसे ऐसे, जैसे ऐसे गैल्वेनाइज्ड आयरन के पाइप्स यूज़ करके, HDP के पाइप्स यूज़ करके ट्राइपॉड का सिस्टम हम लोगों ने तैयार किया। लद्दाखी स्प्रिंकलर्स जो हम लोग अब आजकल यूज़ करते हैं, वैसे फवारा कौन सा सबसे सही रहेगा, मतलब कि जो पानी सबसे पार्टिकल का अच्छा फेंके और खुद में जमे भी ना, और जमने पर फट भी ना जाए, अगर जम भी जाए तो वो सब हमने सारे चेक करके 2018 के बाद से हमने स्किल अप करने के लिए, मतलब कि यहाँ लद्दाख, पहले तो हम लोग लद्दाख में ही यहाँ अपने जितने भी गांव हैं
उन सब में जो पानी की किल्लत के लिए ऐसा कुछ हम लोग कर सकते हैं बोल के, तो सब में जागरूकता फैलाई। तो उसके लिए हम लोगों ने एक आइस्तुपा कंपटीशन चालू किया था 2018 से लेकर के, जिसमें अभी ये डेटा देख रहे तो हम लोग 2018-19 का फर्स्ट आइस्तुपा कंपटीशन जो हुआ था उसका है, जिसमें 16 आइस्तुपा बने थे। तो ये डेटा तो आप लोग को अभी ये दिख रहे होंगे। तो हम लोगों ने ऐसे आइस्तुपा बनाया पहले। तो आइस्तुपास बना के उनको मेजर भी कैसे करना है, जैसे अभी ये पहले देख रहे हो कि हाइट और सरकमफ्रेंस पे, फिर ये सब कुछ, फिर वॉल्यूम कैसे निकाला जाए उसका उस तो ये सब अभी भी बोल सकते हैं कि ये तो R&D स्टेज में ही है बेसिकली। तो अभी हम लोग, जैसे हम लोगों को पता चल चुका है कि आइस्तुपास ऐसे मैन्युअली तो ऐसे बनाएंगे, तो अभी ऑटोमेटेड कैसे बना रहे हैं उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है अभी। ये हमारे और कुछ आइस्तुपास जो यहाँ गाँव, हर लद्दाख के गांव, कोने कोने गांव में बने थे। नीचे एक से ये बाहर के भी है, बल्टिस्तान और स्विट्जरलैंड के भी दिख रहे हैं। और फिर से हमारा आइस्तुपा कंपटीशन 19-20 2019-20 में फिर से ऐसे जागरूकता फैलाने के लिए हमने लद्दाख के अभी तक तकरीबन 50-60 गांव में अभी तक आइस्तुपास बना चुके हैं, 60 से ऊपर गांव में। और ये इस उस टाइम पे 13 पार्टिसिपेंट्स टीम आए, 21 आइस्तुपास बनाए। फिर आगे, फिर वो उस साल के आइस्तुपास है ये सारे। फिर 2020-21 में फिर से 13 पार्टिसिपेंट टीम्स आए, और ये सारे फोटोज उस साल के आइस्तुपास के हैं। और ऐसे ही हम अभी तक 2024-25 तक हम लोग ये आइस्तुपा कंपटीशन चला रहे हैं। और इस साल हमारे पास थे 18 गांव, और 2024-25 में 18 गांव ने बनाया था आइस्तुपास। और और तकरीबन 60 मिलियन लीटर्स का पानी यहाँ पे हमने जमा किया था इन फॉर्म ऑफ आइस। और ये हमारे कुछ आइस्तुपा इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस जो, मतलब हम लोग अभी हमारे नॉट जस्ट अभी हिमालयन क्षेत्र में ही, पर फिर भी जैसे कि स्विस में, एल्प्स में, और साउथ अमेरिका में एंडीज में, जहाँ जहाँ पानी की किल्लत है, जहाँ ग्लेशियर्स, और मतलब ये क्लाइमेट चेंज तो है ही, जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इतना इतना गर्मी हो गया, इतना जो पानी की किल्लत हो गई है, तो इसकी वजह से उन सारे क्षेत्र में भी बन रहा है आइस्तुपास। ये ऐसे टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशंस हैं। आइस्तुपास कहाँ कहाँ लोकेशन में बनते हैं हमारे लद्दाख के अलावा, ये एक मैप बनाए। फिर हमारे जो आइस्तुपास जितने प्रोजेक्ट्स चलते थे 2022 में, वो है ये। तो हम लोगों ने ये सब किया, वेदर स्टेशन कुलुम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट करते थे। फिर आइस्तुपास उस साल में अभी कुलुम गांव के, जो अभी आप लोगों ने वीडियो देखा था, तो ये कुलुम गांव का वीडियो, ये आइस्तुपा है जो लास्ट लास्ट में जो वेदर स्टेशन के पीछे जो बना था। हाँ। हाँ जी, गेशे जिम्पा जी। अच्छा, कोई। फिर कुलुम गांव में, जैसे दो आप लोगों ने अभी वीडियो में तो पता चल गया होगा कि 2010 से उनका फ्लड होने के बाद से ये आइस्तुपास के वजह से पानी की किल्लत उस टाइम पे फ्लैश फ्लड की वजह से चला गया था। तो अभी आइस टू पास बनाने के बाद से 2019-20 से फिर से चालू किया उन लोगों ने ये खेत जोतना। तो फिर से, मतलब एक गांव जो 10 साल के लिए छोड़ के, सब लोग पूरा खेती बाड़ी सब कुछ छोड़ के चले गए थे, मगर है छोटा सा गांव ही तो, पर फिर भी बहुत सारी दिक्कतें आती है कि आप अभी 10 साल के लिए पूरा पानी की किल्लत की वजह से पूरा गांव छोड़ के चले गए, फिर अभी वापस आके फिर से उसको सेम टू सेम वही हरियाली लाना, या फिर वो करना है, क्या बोलते हैं, वही वैसे ही खिलता फुलता गांव फिर से बसाना बहुत दिक्कतदार होता है। तो पहले हमारे सबसे बड़ा चैलेंज बोले तो उस साल में ये यहाँ पे चाखुर बोल के एक बर्ड है, शक्पा बोलते हैं हम लोग लद्दाखी में। ये बर्ड बेसिकली जितने भी हम लोग आलू के मतलब वो लगा रहे थे वहाँ पे फील्ड्स में, तो ये क्योंकि गांव ही, मतलब पूरा गांव तो बहुत बड़ा है,
और उस टाइम पे जब गांव पूरे में फार्मिंग होती होगी, उस टाइम पे ये चाखोर जो ये अभी बर्ड जो दिखाया वो थोड़ा बहुत खा लेता होगा, तब भी हमें कुछ फायदा नहीं, फर्क नहीं पड़ता होगा। बट अभी 10 साल के बाद फिर इन लोगों ने फिर से एक एक खेत जोते थे, मतलब पहले साल में। तो सब मिलके ये इतने सारे छोटे छोटे खेत जोत रहे, तो फिर से बर्ड का पॉपुलेशन तो उतना कम नहीं हुआ था। तो फिर से ये इनकी वजह से ही ये पूरा नया नया छोटा छोटा प्लांट जैसे निकल के आ गया, ये खा जा रहे थे। तो बहुत दिक्कत दिया था इस टाइम पे। तो रिवाइटलाइज करने, मतलब फिर से रिहेबिलिटेट करने के लिए एक गांव को, तो ये नॉट ये ऐसे जैसे पानी की किल्लत और बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो है ही, डिजास्टर्स तो। बट ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स भी बहुत आते हैं कि अगर हम सोचे कि 10 साल के बाद तो हमने पानी ला के ये थोड़ा खेत जोतना ट्राई किया, अगर 15-20 साल हो जाता तो सॉइल का फर्टिलिटी भी काफ़ी इम्पैक्ट होता उसमें। तो ऐसे भी चैलेंजेस बहुत आते हैं। तो यहाँ लद्दाख में ऐसे बहुत सारे और भी गांव है, और मुझे लगता है कि मोस्टली अभी दोलपो में भी होंगे। अगर अभी नहीं है तो हमारे होने के कगार पे तो होंगे ही। हम्म। हाँ, तो फिर अभी बट जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारा काम अभी बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है, जो काम तो मतलब अभी बहुत छोटे इनिशियल स्टेज पे ही है कि पानी की किल्लत थोड़ा सा कम हो जाए, इसकी वजह से मतलब इसके लिए हमने थोड़ा आर्टिफिशियल आइस रिजर्वायर्स बनाए, जो भी हो रहा है उसके। और भी बहुत सारे काम करने के लिए हाँ, तो और भी बहुत सारे काम हमारे हाथ में बाकी है, जो हमारे यहाँ नॉट जस्ट इन लद्दाख बट बहुत फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम्स बहुत दिखने को आती है। और हमारे लेवल पे हम लोग, क्योंकि पानी की किल्लत कम तो होने वाला नहीं है, क्योंकि जैसे आप लोग को हम लोग कितने बार भी अभी देखिए, हम लोग क्लाइमेट चेंज सुने, ग्लोबल वार्मिंग सुने, ये तो होते जाएगा। और इसका कोई उपाय हम लोग जब तक ना निकल के आता है तब तक हम लोग हाथ पे हाथ धर के ना बैठ के फिर कुछ ना कुछ करके, कुछ ना मतलब कुछ जैसे करके अ, कुछ ना कुछ करके फिर हम अपना अपना ही हाथ खुद बटाए, तो वो इस क्षेत्र में हम लोग अपना ये इनिशिएटिव मान सकते हैं। फिर अप्लाइड इकोलॉजी एंड आइस्टूपा कोर्स के बारे में, तो ये अभी कोर्स हिल्स फेलोशिप में ही, जो अभी काले ने बताया था, जो हमने अभी ग्रुप में डाल दिया है, तो ये इसी फेलोशिप में ही ये इंटीग्रेट हो चुका है। तो इसमें हम आपको इकोलॉजी ऑफ हिमालयन, मतलब हिमालयन क्षेत्र के इकोलॉजी के बारे में, लद्दाख का इकोलॉजी कैसा है, फिर आइस्तुपास के बारे में, आइस्तुपास ऑटोमेशन की जो यहाँ पे चलता है उसके बारे में हम लोग यहाँ सिखाते हैं हयाल पे ही। तो अभी आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। फिर अभी मैं अपने टीममेट अमन से गुजारिश करता हूँ कि वो थोड़ा ऑटोमेशन के बारे में, थोड़ा सा एक 4-5 स्लाइड्स हैं हमारे पास बने हुए, ऑटोमेटेड आइस तो पास हम लोग यहाँ लद्दाख में कैसे बनता है वो दिखाए।那么就这边人呢，干嘛的那样的，这个来现在这个人啊，就得如果给就能说的了。आ, तुझसे धन्यवाद अभी भी प्रेजेंट हुआ है। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, ये आइस स्तूप बनाने और आइस वो रिजर्व बनाने में कौन सा ज्यादा प्रैक्टिकल और वो लॉन्ग लास्टिंग हो? जैसे कि आइस स्तूप तो वो जब टाइम आएगा तो वो पिघल नहीं जाएगा, पूरा पिघल नहीं पाएगा, तो दोबारा वो फिर बनना पड़ेगा। जहाँ रिजर्व का वो पॉसिबिलिटी है, तो और रिजर्व बनाएगा तो स्तूपर और ये रिजर्व में कौन सा इफेक्ट ज्यादा हुआ, ये ऐसा थोड़ा इसके बारे में थोड़ा क्लेरिफिकेशन हुआ, एक्सपीरियंस शेयर किया तो अच्छा। जी जी ऋषि जी। तो आइस स्तूपा और आइस आर्टिफिशियल आइस रिजर्वायर, मतलब दोनों का मतलब
अच्छा, आइस रिजर्वर मतलब आप रिजर्व हॉरिजॉन्टल बने लेके मतलब वो झील झील जमा करके रखना झील जमा करके वो रखना। हाँ जी, ओके। हाँ जी। जुले टशिदले सभी को। हाँ, मेरा नाम चुनूरबू है। तो मैं ये जैसे आप बता रहे थे कि आइस रिजर्वर और आइस स्तूपा में थोड़ा अंतर मतलब क्या है बोल के आप बता रहे थे। तो वैसे इफेक्टिव तो दोनों है। जैसे आइस स्तूपा हमने नाम थोड़ा किस लिए दिया है, अगर वो मतलब थोड़ा हिस्ट्री में बता देना चाहता हूँ। तो यह है कि अ, हमारा कम्युनिटी भी इसमें इन्वॉल्व रखने के लिए, जैसे हमारा लद्दाख में पुराने जगह में जैसे ओल्ड स्तूपा जिसमें बारिश गिर के फिर स्नो फॉल होके फिर थोड़ा पिघल के थोड़ा स्ट्रक्चर जो अ, बिगड़ जाता है, तो स्तूप की तरह दिखता है, तो इसीलिए नाम आइस स्तूपा रखा है। तो एक तो ये है। दूसरा जो ये आइस रिजर्वर क्या है कि एक हम जैसे वैली में बनाते हैं, वैसे तो हम टॉप स्प्रिंकलर के साथ भी जैसे हम बाथरूम में शावर फेंकते हैं, तो वैसे बना सकता है हैंगिंग करके। नहीं तो ये जीआई के साथ भी वहाँ पर आइस तुपा का जैसे स्ट्रक्चर जैसे में भी ऐसा रिजर्वर जैसा बनाया जा सकता है। तो अगर क्लियर हुआ होगा तो। वो बोल रहा है, वो नहीं बोल रहा है। लो। हाँ हाँ। अच्छा, आपने वो मैदान हाँ, मैदान मैदान वाला हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल का बताए थे। हम्म। तो ऐसा है जी, इसमें भी बहुत फायदा है, क्योंकि इसमें यह है कि इसका क्षेत्रफल ज्यादा होने की वजह से थोड़ा दिक्कत क्या रहता है कि जल्दी पिघल जाता है। तो जैसे ही इसका ये स्तूप कॉनिकल शेप रहता है, तो इसको सरफेस एरिया कम मिलने की वजह से थोड़ा धीरे 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 पिघलता है। तो इस साल मतलब बहुत साल से भी हम देखते आ रहा है कि जैसे थोड़ा हाई एलिवेशन पे हम जब आइस स्तूप बनाते हैं आइस स्तूपा, तो परमानेंट बेसिस पे भी बनाया जा सकता है। तो ऐसा हमने ऑब्जर्व किया है 2018-19 के बीच में जब हम शारा में बना रहे थे, जिसका एलिवेशन है 4100 की आसपास है मीटर पे। तो वहाँ पे हम जब बनाया था, तो वहाँ पे नेक्स्ट ईयर जब हम लोग सर्वे के लिए गए थे, लगभग अक्टूबर नवंबर में भी गए थे, तो उस समय भी हमने देखा था कि 15 फीट जितना तब भी उस स्ट्रक्चर थे। तो उसके बगैर भी जैसे हम लास्ट ईयर ये अ, हम थोड़ा बहुत ये ऑटोमेशन से कि यहाँ नज़दीक में है ले से तारशीत बोल के एक गांव है, वहाँ पर हमने आई स्तूप जो बनाया था वो भी काफ़ी बड़ा था। तो इस साल भी वैसे उसी साल ने नहीं बनाया, थोड़ा हम ऊपर लेके गए, लेकिन वहाँ भी अभी भी मतलब देखा जाएगा तो कुछ 8-9 फीट ही अभी भी है, जो कि वहाँ से शुरू नहीं किया है। अभी हम थोड़ा और हाई एलिवेशन पे चला गया है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा बहुत चैलेंजेस ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गांव वालों का कहना यह है कि उसकी वजह से समर में भी थोड़ा बहुत ठंड आता है, तो इसीलिए हमने साइड चेंज करके और पीछे लगा दिया। तो ये है तो दोनों असरदार है। ऐसा ही है जी। हम्म। हाँ हाँ, जैसे जिपा जी, आप समझ गए ना? तो इसमें वो भी रहता है बेसिकली, क्या बोलते हैं हम, लेबर कॉस्ट का भी बहुत फर्क रहता है। अगर हम लोग मैदान जैसा फैलाने वाला बनाएंगे तो गांव के कोई नाले के बीच में पूरा पत्थर वाला, मतलब पत्थर वहां पे तोड़ के बनाना पड़ेगा, लेबर कॉस्ट काफी ज्यादा जाता है, और ऐसे उसको मेंटेनेंस भी काफी लगता है। मगर ये आइस टूपास में की आसान बात यह है कि पानी का आप पाइप वहां से जोड़ के लाए, इस साल आपने यूज किया और आपने बनाया आइस टूपा, और उसको हटा के फिर से हट रख दिया, या फिर नहीं हटाया तब भी आपका 3-4 साल वो पाइप आराम से निकाल देगा। अगर हटा के अच्छे से केयर करके रखोगे तो 8-9 साल भी चलेगा। और उसी से, उसी पाइप से, और उसी मतलब थोड़े कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, ऐसा मान वो और भी मान। रिजर्व बना जो थोड़ा परमानेंट जैसे हो गए।
हाँ तो जी आइस जी स्तूपा आप चाहे तो दूसरी जगह शिफ्ट भी कर सकते हैं। जी जी जी। उसको परमानेंट रखने के लिए भी बहुत मेंटेनेंस रखेगा, वो भी है। लेकिन ओके। लोकेशन के हिसाब से भी ये हम देखा जा सकता है। नहीं तो हम वहाँ पर पानी का अवेलेबिलिटी थोड़ा सर्दी में ज़्यादा होगा तो दोनों उसी साइड में ही हम बना सकते हैं। अगर पानी अच्छा खासा होगा उस गांव में तो आप दोनों बनाएंगे तो बहुत फायदेमंद रहेगा। तो आपका जैसे विंटर में जितना भी पानी जो ने जमा कर दिया, तो उसके फायदे ही अभी हमें स्प्रिंग में फिर देखने को मिलेंगे, दोनों के फायदे। क्योंकि दोनों अभी हम लोग हमारा हमारा मेन मकसद होगा कि आइस जमाए, मतलब बेसिकली पानी को हम लोग प्रिजर्व करें। जो भी विंटर का पानी है जो वेस्ट जा रहा है, उसको हम लोग किसी ना किसी फॉर्म में, जैसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म, आइस फॉल ग्लेशियर, या फिर आइस स्तूपा के फॉर्म में भी हो, हम प्रिजर्व करें। और उसको फिर उसके बाद वो हम समर में मेल्ट होकर मेल्ट एज एन यूज करें फिर बाद में। जी। अभी लद्दाख क्षेत्र में जहाँ भी आइस स्तूपा बना है वो मार्च अप्रैल तक फुल मेंटेन होने के लिए आपने 12,000 फीट तक ये मेंटेन हो सकता है ऐसे। उसके नीचे तो ज्यादा ऐसे ये फरवरी मार्च के पहले से बिगड़ जाता होगा 12,000 के नीचे तो। जी गेशी जिम्पा जी, 12,000 फीट के ऊपर बोल रहे हैं आप? हम्म। अब मैंने ऐसे अब सोचे जहाँ आप ये स्तूपा बनाए वो सब 12,000 फीट के ऊपर ही होता है। अगर उसके नीचे जाएगा तो हमारा वाटर शॉर्टेज जो अप्रैल मई मानसून शुरू होने से पहले के वो समय के लिए है ना। लेकिन आइस स्तूपा उससे आगे बिगड़ जाए तो फिर उसका ये वो- जैसे हमारा कोई एरिया है ऐसे 12,000 13,000, कई जगह में तो 11,000 ऐसे में भी थोड़ा पानी का दिक्कत रहता है। उस एरिया में तो ये हमें दिसंबर जनवरी में ऐसे आइस स्टोवर जमा किया तो फिर वो अर्ली मार्च में ही पूरा पिघल जाते होगा ना। इसलिए ये कौन सा एलिवेशन में कौन से समय तक रहता है उसका भी विशेष जरूरी पड़ता होगा ना। हाँ हाँ जी जी, सही सही कह लीजिए। एलिवेशन हमें नीचे तो आइस स्तूपा ही मोस्टली आसान है बनाना, क्योंकि उसका ड्रॉपलेट्स हम लोग छोटे छोटे करके उसको वाटर हम लोग मतलब डिस्पर्स कर रहे हैं। और जैसे उसको क्या बोलते हैं हम, जो हॉरिजॉन्टल ग्लेशियर है, जो रिजर्वर है, उसको हम लोग हाई, अगर हाई में नहीं बनाए, हाई एल्टीट्यूड काफ़ी ऊपर नहीं बनाए तो, क्योंकि हमें स्ट्रीम को पूरा जमाना है, वो जो नदी बह रहा है उसको ही थोड़ा मैदान में फैला के ऐसे ही जमाना है, तो उसको हाई एल्टीट्यूड पे बहुत ठंडी भी ज़्यादा होना ज़रूरी है। एक तो यह है जैसे हम इंटरनेशनल जब हम जाते हैं, जैसे चिली में भी थोड़ा बहुत हमने बनाया था जो कि लद्दाख से बहुत एलिवेशन बहुत डाउन है। पीक सीजन पे ही हाँ अगर हम शुरू करते हैं तो बनाया जा सकता है। तो क्योंकि चिली में तो एक तो ये दिक्कत का सामना करना पड़ा कि हम जैसे बना रहे थे तो उसमें ह्यूमिडिटी भी थोड़ा बहुत आ जाता है। तो डोल्पो और जैसे लद्दाख का काफ़ी सिमिलर है तो उसमें उतना वो नहीं होगा। तो अगर कुछ क्वेश्चंस ना हो तो हम लोग अभी आंचो आंचो से एक वो करेंगे कि ये आइस्तूपा मैनुअल करके हमारा एक पीडीएफ ऑलरेडी हम लोगों ने बनाया, ओपन सोर्स डॉक्यूमेंट है, जो आप लोगों से पहले भी हमने शेयर किया है एज पर माय नॉलेज। तो ये वाला आइस्तूपा मैनुअल आप थोड़ा रन थ्रू गो थ्रू करेंगे हम लोग साथ में आंचो के साथ। फिर आप लोगों को फिर ये आइस्तूपा मैनुअल हम लोग अभी सेंड भी करेंगे इसी चैट में ही, और आप लोग उसको डाउनलोड करके रख सकते हैं। फिर आप अपने एंड पे गो थ्रू कीजिएगा कि बेसिकली हम लोग ऐसा एक डॉक्यूमेंट बनाया है जिसमें दिखाता है कि आइस्तूपास बनते कैसे हैं, तो मैन्युअली उस पे हम थोड़ा जाएंगे।
जी। नेक्स्ट। तो आइस्तुपा के बारे में तो वैसे पहले से दोरजे ने आप लोगों को काफ़ी अच्छे से बताया है, तो आप सभी को मालूम है कि आइस्तुपा क्या है, मतलब आइस्तुपा कैसे बनाया जाता है। तो उसके बारे में मैं डिटेल में बताने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट। तो जैसे हम आइस्तुपा वैसे हम लोकेशन पे ही निर्भर रहते हैं कि कैसा कैसा एरिया है। जैसे लद्दाख का एक एग्जांपल दिया जाएगा, तो जैसे कि हम ईस्टर्न लद्दाख है तो एकदम फ्लैट है, और जैसे कि हम वेस्टर्न की ओर जाएंगे, वेस्टर्न लद्दाख के, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसा हाई हिल्स होंगे। तो उसके हिसाब से हम स्ट्रक्चर भी थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है। स्ट्रक्चर इन द सेंस ये है कि जैसे हम वेस्टर्न पार्ट ऑफ लद्दाख में हम बनाए जाएंगे तो हम ज़्यादातर वैली जो नैरो रहते हैं तो वहाँ पे रस्सी लगा के फिर जैसे शावर जैसा टॉप स्प्रिंकलर कर देते हैं, तो नीचे थोड़ा बहुत सिबक थ्रोन जैसा फिर ऐसा बुशेस वगैरह हम नीचे रख देते हैं, तो उस स्ट्रक्चर से ही आइस फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। तो उसी के साथ साथ एक ये है, दूसरा ये है कि जैसे चंगथंग जैसे है ईस्टर्न पार्ट ऑफ लद्दाख, तो वहाँ पर क्या रहता है कि हमें ये पाइप लंबाई भी लेना पड़ता है। तो उसी के साथ साथ हम पूरा जीआई पाइप के साथ ट्राइपॉड बना के फिर ड्रोम पूरा हम बनाना पड़ता है। तो इस हिसाब से देखते हैं लोकेशन के हिसाब से, तो कितना हाइट मिल रहा है, सोर्स कितना है, कितना पाइप जाएंगे, वो सब हम देखते हैं। तो ये आइस्तूपा है, तो थोड़ा बहुत ये देख सकता है नीचे नीचे यहाँ तो शॉर्टकट क्यों तो क्यों यू नाम क्यों थोड़ा क्यों। तो आइस्तूपा बनाने के लिए वैसे हम कुछ इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ता है। जैसे हम एचडीपी पाइप यूज़ करते हैं, हाई डेंसिटी पाइप, तो वो जल्दी एकदम ख़राब नहीं होता है, एकदम ड्यूरेबल वो रहता है। तो उसी के साथ जैसे हम डोम वाला बना रहे हैं तो उसमें क्या रहता है, हमें टाइपॉड की ज़रूरत पड़ता है। तो टाइपॉड भी हमें जीआई से गैल्वेनाइज पाइप से बनाया जाता है। तो उसी के साथ साथ वही एडॉप्टर फिर जॉइनर ये सभी का ज़रूरत पड़ता है। फिर उसी के साथ साथ यहाँ पे आप देख सकता है गेट वाल्व, फिर उसी का साथ साथ जीआई का सॉकेट, कनेक्टर सॉकेट, फिर जीआई पाइप देख सकता है। फिर हम पहले पहले क्या क्या यूज़ करते हैं, जैसे कॉनिकल एक मिस्ट है, ये भी हम यूज़ करते हैं। फिर ये कि बीच में जो हम खुद यहाँ पे ही आइस्तुपा टीम ने ही डिज़ाइन किया था, लद्दाखी स्प्रिंकलर बोलते हैं। फिर उसके बाद तीसरा जो स्प्रिंकलर रहते हैं उससे भी हम क्या करते हैं, जब इनिशियल में जब हम आइस्तूपा बनाता है हम खाली टाइपॉड और जीआई पाइप लगा के पहले हम बेस को बनाते हैं, जितना हो सके पूरा उसका सरकमफ्रेंस है वो सभी को पानी शूट करके बेस अच्छे से जमने देता है। ये लगभग 15-20 दिन तक हम ऐसे ही लगाते हैं। नेक्स्ट तो यहाँ आप देख सकते हैं स्टेप वाइज कि आइस्तूपा का पहले हम ये थर्ड साइड आप देखें तो यहाँ पे हम जैसे साइट विजिट के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जैसे स्प्रिंग चश्मे का पानी रहता है, तो वहाँ पर ही हम छोटे से पाउंड जैसे बना देते हैं, तो वहाँ पर पाइप लगा देता है।
साथ ही साथ है ना। ताकि ब्लॉक ना हो, ब्लॉकेज ना हो, तो उसके लिए हम फिल्टर यूज करते हैं। के भन्नु हम्म, बाहिर छ नि त्यो ठेला राखेको त्यो पसलमा छ नि तो आप यहाँ देख के सकता त है फिल्टर ऐसा हो भी बनाया जा सकता है। तो मतलब अलग अलग लोग अपना अपना वो करते हैं कैसे हम फिल्टर बनाया जा सके अच्छे से। तो ये फिल्टर है। फिर उसके बाद जैसे आइस्तुपा की ओर पहुंचते हैं, नंबर 5, यहाँ पर यहाँ से कंट्रोल होता है। फिर यहाँ से गेट वाल्व, जैसे आप दिख रहे होंगे यहाँ पे नंबर 5 पे। तो यहाँ से टनल से होते हुए फिर यहाँ से कंट्रोल करके फिर पानी नंबर 6 पे आप देख सकते हैं पानी शूट किया जाता है। तो आइस्तुपा का स्ट्रक्चर जो है अभी, पहले हम ये लोहे के साथ भी बनाने की कोशिश किए थे तो स्ट्रक्चर। फिर बाद में हमें ये मालूम पड़ा बहुत सारे हम एक्सपेरिमेंट करने के बाद, तो उतना ज़रूरत नहीं है। जैसे हम लोकल अवेलेबल जो पेड़ वो रहते हैं तो उससे भी हम बनाया जा सकता है। तो उसके साथ ऐसे स्ट्रक्चर राउंड शेप में बना दिया, फिर उसमें धागा क्रॉस में लगा दिया, फिर उसके बाद 1-2 दिन पानी शूट करके रखेगा तो वो स्ट्रक्चर प्रॉपर बन जाता है। तो यही है। फिर उसके लिए हम पहले ग्रीन जाली, जो फिश नेट होता है वो भी यूज़ करते थे। तो अभी हम अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि ये एकदम हम रीयूज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये पानी में भी जा रहा है तो उससे पानी पल्यूट कर सकता है। तो अभी 2-3 साल से हम ये भी नहीं यूज़ कर रहे हैं कि अवॉइड कर रहे हैं। तो जितना हो सके जो कॉटन हो, जूट हो, उसी रॉप से हम डोम का वो बना देते हैं स्ट्रक्चर। तो पहले हम क्या करते थे, जैसे कि यहाँ पर 4 लोग पाइप नीचे से हो कर रहा है जो हम जैसे ड्रम बनाते हैं। तो पहले हम ऊपर ना चढ़ते हुए नीचे से हम ऑपरेट करते थे। जैसे पाइप पूरा जैसे बंद हो जाता है, जैसे एकदम इस लेवल तक अगर आइस पहुंच जाते हैं तो इसके बाद हम चेंज करते हैं। चेंज के लिए हमें ज़रूरत पड़ता है 5-6 लोगों के। फिर हम नीचे से पाइप डालते हैं। तो इसीलिए ये एक सिस्टम के लिए जैसे ऑपरेट किया जा सके पाइप ऐड करने के लिए, जैसे हर एक हफ्ते या 15 दिन के बाद हम 7 फुट का एक पाइप जोड़ना पड़ता है। तो उसके लिए बनाया गया है। तो अभी बहुत साल से हम सीधा ऊपर क्लाइंब करके वहां से भी ज्वाइन कर देते हैं। तो कोई भी मतलब किसी वे से भी कर सकते हैं आप, अंदर से भी और बाहर से भी। तो ऐसा ही ये बनते हैं। स्प्रिंकलर टॉप का, जैसे में एक नेरो वैली का बोल रहे थे, स्प्रिंकलर टॉप वाला जो आप देख रहे होंगे। एक यहाँ पर एक मतलब एक चोटी जैसा दिख रहा है, इसके बीच में एक रस्सी देख रहे होंगे, ऐसा रस्सी। फिर उसके बीच में एक स्प्रिंकलर लगा देता है। फिर वहां से ऐसा स्ट्रक्चर बने भी ना बने भी चलेगा, वहां पर एक बुशेस वुशेस वगैरह भी लग देने से स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली फॉर्म हो जाता है वहां पर। फिर ग्रेजुअली मतलब वही आइस फॉर्मेशन होते होते ये खुद ऐसे ही बड़ा हो जाता है। फिर उसके बाद क्या करना पड़ता है, वहां से थोड़ा साइड चेंज करके रखना पड़ता है। फिर वहां पर भी आइस फॉर्म हो। तो ऐसा ही हम करते हैं। हम्म, तो ये ट्राइपॉड कैसे लगाना है, एकदम लेवल पे ही लगाना, वो वाला है ट्राइपॉड। फिर उसी के साथ साथ ये हमारा फिल्टर। अँ तो ऐसा ही ऑपरेट किया जाता है। आप मतलब ये पहले हम भइरहेको छ। करते थे, अभी बहुत सारा वो है मतलब अंदर से ऑपरेट ना करते हुए सीधा ऊपर के और से भी इजीली ऑपरेट कर सकता है। क्योंकि ऊपर चढ़ के ये वाला थोड़ा वो रहता है कि एकदम इजीली आप कर सकते हैं। नहीं तो आदमी की ज़रूरत पड़ता है कि अंदर से अगर आप पाइप ऐड करते हो वो बहुत सारा दिक्कत रहता भी है। कभी कभार हम ठीक से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, डोम थोड़ा छोटा हो जाता है, आइस ऐसा आइस स्केल आके भी फिर ऐसा ऐसा काफ़ी सारा दिक्कत रहता है। तो ऊपर चढ़ के भी प्रॉपर माउंटेनियरिंग गियर के साथ भी ऊपर चढ़ के ऐड किया जा सकता है। ये काफ़ी आसान रहता है।
तो यही इसी के साथ समाप्त हुआ। तो कुछ डाउट होगा तो आप इस विषय में भी पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि आप ये क्लियर करें। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन दिवा ये कुछ हो भी गया। क्वेश्चंस मैं हो तो आप लोग थोड़ा वही नेपाली में समझ यही पूछना है समझ तो गया। नेपाली में भी पूछ सकते हैं। तो कैसे? आप हमें गेन सेवांगले ट्रांसलेट करके बोल देंगे। गेन सेवांगले को आप नेपाली में पूछ सकते हैं, हाँ फिर हाँ हमें जी, हाँ जी। इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं आप लोग, अंग्रेजी में भी। हाँ जी, इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं, आप हिंदी में भी पूछ सकते हैं, नेपाली में भी पूछ सकते हैं। फिर ऑटोमेशन के बारे में अभी इसके का बाद हमारे फिर लिए थोड़ा बताएंगे, मगर आप लोग फिर भी कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। 왜 딜릉 바지 추만 고식데 추고 마모셰 추케다 통보치제 여러와 어다 디졸레 단다디 이스토바디 서디 이스토바디 독다디 갑술라 추리 야마 강마 테스트 투릉보 투르데 투르 테스트 마릉보 스케코 유저 심심을 또 말해 록메나 아니 테텔 간디 탑시도 간디 제이나 No, no hago todo lo que 아 어디 세운 정도 그 팔리 추르 샤도 저다 कहाँ से कर रहे थे? थैंक यू। 야 우리 게 장가져라 말자 나다 바인데 내가 콩도 시험 게 수가 음 गेन सेवांगले आप थोड़ा ट्रांसलेट कर दे तो मतलब उतना समझ में नहीं आया। 이거 가좀 믿는 거. 근데 시작스가 당근에 앙제. You take it from युद्ध है ना। गेन सेवांगले आप थोड़ा ट्रांसलेट कर देंगे। So according to his question, and he says, especially in Dolpo, where the settlements are on the top, but the water flows down. The level of water is down. So, is there any possibilities without using something इलेक्ट्रिसिटी energy? Without using energy, how to do the water is level is down, but the ice stupa needs to be up. So, is how to fix it? आज तो अपसाइड Yeah. no round No, 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 downside no, no. No, no, no. The No, no. source of water normally in Upper Dolpo is in our places. The source of water tends to be down, but at the same time, what you know, the settlements and the fields and where the requirement of water side is on the top, in the higher than the source of water. So to fix that problem, is there any way out without using any kinetic or the magnetic or electrical energy, without using this, technology? Water plumbing. Yeah. एक ऐसा भी है जिसे रैम पम्प बोला जाता है, तो जो कि 10 मीटर मतलब कुछ हद तक पानी लिफ्ट करके ऊपर तक ही पहुंचा जाता है। तो उसका एक रैम पम्प जो फ्री एनर्जी है, क्योंकि ऊपर से नीचे की और जैसे ही पानी बह के आएंगे तो उसी से ही पानी मतलब वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करके पंप होते रहता है, तो वहाँ से फिर ऊपर की और पानी लिफ्ट किया जाता है। तो एक रैम पंप बोल के एक है, तो वो भी एक ट्राई कर सकते हैं, ऐसे भी एक पानी लिफ्ट कर सकते हैं रैम पंप बोल के। So this is my question. So I cannot speak Hindi very well.
but I can speak Tibetan, of course. But it would be better if I could ask in English. What I wanted to ask is, what is the altitude, the last altitude that you have been practicing the Isis Stupa? One. And another, and I mean, what is the final altitude of Isis Stupa that you have been making so far? And you are making Isis Stupa only around Leh, Ladakh, or it is off to Zanskar and far away to the northern Tibet side? Mm, You got me? yeah, एक तो So especially you see the in Upper Dolpo, what we are talking about, the people out here are mostly from Upper Dolpo. So the problem that we have is, you see, we are just in the lap of the Himalaya. But these days, there's no snow at all. And even there is some snow, it is quite uncertainty. So the mountains are totally dark. So there's no chances of getting water. So our settlements are on the top, but the river that is flowing from the down. So that we cannot bring that down water up to the field. You see? So we are staying at most of our human settlements in Upper Dolpos are above 3,500 meter. You see? So that's the question that wanted to ask you. If I may, so with the iSupa, we have been building iSupa in several places like this region. So in Ladakh itself, we're building it in Leh, Kargil, Zanskar. Uh-huh. iStupas are being built in Mongolia, Baltistan, Kazakhstan, Chile, Switzerland. So it has been done in different conditions first. And secondly, so over here also in Ladakh, we have very little snowfall. Like in most of the winters, you will find the peaks completely dry and with no snow. So what we do is we don't actually lift the water from the main river, the Indus that is flowing from nearby. What we Uh-huh. do is for small springs or small streams in the valley, and you don't need a huge source. You just have to identify a small spring somewhere in the valley, some Uh-huh. groundwater coming out, or a stream that is flowing down from the upper glacier or something. And even with a small amount of continuous flow of water, we can figure out what the recharge rate is of the water, how quickly is what is the flow of the water, and based on that, we can see, okay, how much water, how big of a pipe we can use, and how big elevation drop we can use to make sure that we can use that water to build the ice stupa. So we don't look for huge rivers or a big water source, just a small spring or a small stream is more than enough. Okay, so next, what I ask you is, what's the last stupa that you have been making altitude of the stupa? I mean, the highest altitude stupa. And is there any similarities? Have you got any ideas about similarities of Ladakh and Dolpo in case of not only of the ice stupa, but in case of planting trees as well? Planted trees as well. Okay. Yeah. So 전국 다시들래 most अहिले काठमाडौँ आएको छैन सन्चै अब यस्तै रहेछ के नयाँ त्यस्तो कुरा के छैन रहेछ अनि हजुर कहाँ हुनुहुन्छ अनि के रहेछ अब हाम्रो उता हालचाल sorry. Yeah. Yeah, so the highest altitude, Anshuk, correct me if I'm wrong, but it is most of our ice stupas are at around 4,000 meters, 4,200 meters. So Kulum is at 4,200, Tarchit is at 4,000, 4,000, yeah, 300, yes. And with plantation, a lot of the villages in Kargil do this. They build ice stupa and they carry out plantation with that water. In fact, in Phyang, where we have the project is the during the main experimentation period from 2013 to 2017 2019 वो plantation कब तक था?
2019. Yeah. So over there, the ice supers were meant to plant trees in the valley, which was completely barren, and we ended up growing how many trees? 5,000. 5,000 trees over there. So Okay. there also built like a reservoir. So from there, the ice stupa meltwater we collect in the reservoir. From there, then we install the macro irrigation system. Then we distribute the water. Yes. So what are the types of trees that you are planting there? And maybe you can tell this in Tibetan as well, like trees. Like we have some trees, but we rarely grow it, like jangma, you know. Changma. We have like serchang that we call, which we use for the construction, especially for Willow. and yeah, willow, willow, Oh, popular, and then natives like Sibab throne as well. Yeah, wild rose. Yeah, something like that. okay, thank you. Now there are other people who are waiting for their questions, so I don't want to take all the time. Trustele, everyone. Can you hear me? Yes, you're audible. Yes, thank you. So my name is Temba Gurung. I have studied Bachelor in Forestry from in Kathmandu. So I'm currently working as research and field assistant at Dolpa in Dardolaf, Nepal. So our mountain program team and here we have team attending this session. So basically, I want to add little information and also would like to have your suggestion. So in our village, in Dolpo area, the river is flowing at the bottom of the hill. So the settlement are at the slopey areas, at the mute areas. So we depend upon the seasonal water source or seasonal river. So traditionally, we have built a different pond to collect the water in the spring season or in mid-summer. So due to climate change, now the seasonal spring source of water are dried or dried up. So we only left snow cover or river water, or what do we call the annual river water. So what is your suggestion to solve this problem? Since we don't have, since the snowfall doesn't occur on time, so our source of remaining left source of river for irrigation is left for our river is little bit scarce. किसका ये शेयर किया ये रंग ना सीजनल वाटर इनका इश्यू है When you say seasonal water, you're saying there are seasonal streams in the valley above, which dry up during certain period? Yes. So similar like that. Okay. And when are they usually flowing? Like, is the seasonal water flowing in winter and it dries up in spring, or it before that? So since the ice stupa concept is about the construction of ice in the winter season, so we do have seasonal stream. So where in winter the source of water, the water ability at the seasonal stream are very minimum volume. So what's your thought and your experience in tackling this type of problem? So a lot of villages here too face this problem, in the sense the water that we have in the winter is very limited. Like the springs that we have is quite limited. But
it very much depends on how fast the recharge is of the stream. So sometimes, say for example, in most of our villages, what the villages use is just a 32 pipe to build the ice stupa. So all the water that they're taking is enough to completely to let a 32 pipe flow continuously. But with that, with long winters, you can have sufficient amount of ice storage, and depending on the size of the village and the requirements of the village, it can either supplement or completely fulfill the scarcity of water there. So a lot of it goes in site selection to find a location where you have a spring or a stream which is sufficient enough and in a good terrain with a good slope to be able to build an isopa. So the first main thing that you have to do is to do that survey, to initially do a survey in the higher valley to find a suitable source and see how much water it has. And based on that, you decide how much pipe you will need, what size of pipe you will need, and you can estimate how much water you will be able to store with it. Uh, do you have any, like, does that answer the question? Do you have any other doubt on that? Sure. So we have done few pilot activities in our region on ice stupa. So initially we have used that plastic pipe. What do we call it? The black pipe that you have shown in the presentation. So now I have little known about the use of that steel galvanized pipe. So I think it will be very helpful, and we can collaborate and coordinate and build for and test ice stupa in our region. So I'm fully understood. Yes, yeah, we agree, yes. So galvanized pipes do help in many ways to cool down the water during the day, and so it freezes quickly. Uh, but when you're laying down the pipe from the source to the ice stupa side, I'm not sure how efficient the galvanized Galvanized pipe is is. not good. Yeah. So we were using galvanized pipe just from the ice stupa. So otherwise, it will freeze. لكن تحت 다 So 담당한 we 저 tingla 내가 년대 제거 저 단다 공성라 감나요 The iPad line the so na kuch mute che ro che ke te she to show the disturb che do. The iPad the mute of zero che mun atin che. So we are using galvanized pipe for especially that chashma stream water, right? So yeah, spring water. It's during the winter time. It's so warm. So as to reduce that latent energy, we were using the galvanized pipe. So galvanized pipe, we just using just from this ice stupa structure itself. Otherwise, it will freeze all the pipeline. So we just using from inside the ice stupa. Yeah. Yeah. Thank you for the information. ओके थैंक यू सो मच आप लोगों का मेरा एक प्रश्न है मैं भी WWF नेपाल में हूँ और हम बेसिकली पहले तो थैंक्स टू द डोल्पो कम्युनिटी फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस मीटिंग एंड थैंक्स टू हियल फॉर दिस अमेजिंग सेशन बहुत बहुत सही था मेरा प्रश्न थोड़ा टेक्निकल से भी ज्यादा मोर एडमिनिस्ट्रेटिव और शायद थोड़ा बेसिक क्वेश्चन है एक तो जो शुरू में जो डॉक्यूमेंट लिखाया था और सोनम सर का एक बाइट था उसमें सो क्लाइमेट चेंज एक इशू है पर एक चीज वो भी मेंशन किए थे कि ये रास्ते के पास में ग्लेशियर मेल्ट थोड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा था सो मेरा एक प्रश्न उससे इंफ्रास्ट्रक्चर लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लेशियर मेल्ट का कनेक्शन के बारे में थोड़ा और जानकारी जान पाए एक वो क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन आप लोगों ने बताया कि आप लोगों का कोर्स ये 1 साल का कोर्स है हियल में
ये कोर्स का रफली एक्सक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट आप लोगों का ट्यूशन और जो रेजिडेंशियल होगा मोस्ट लाइकली, सो उसका कॉस्ट एवरेज में कितना आता है? स्कॉलरशिप का बात सोनम सर ने किया था, पर स्कॉलरशिप से पहले ही कितना कॉस्ट आता है, वो दो क्वेश्चन है मेरा। शुक्रिया। जी जी जी। तो पहले तो फेलोशिप का कॉस्ट बताए तो बेसिकली 6 to 7,000 पर मंथ आपका रेजिडेंसी चार्जेस एंड फूड मेस चार्जेस आप लोग उसका हम लोग चार्ज करते हैं। अदरवाइज द फेलोशिप इटसेल्फ इज फॉर फ्री। सो और ट्रांसपोर्टेशन का आप लोगों का अलग से कॉस्ट होगा, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस। एंड इफ यू कंप्लीट द फेलोशिप आफ्टरवर्ड्स एंड उसके बाद आपको क्रेडिट्स वो मिले तो ये देन यू हैव अ स्टाइपेंड एज वेल फॉर इंटर्नशिप, मींस विच यू गॉट गिव गेट फॉर इंटर्नशिप्स। तो फेलोशिप्स के लिए आपका 11 मंथ का स्टाइपेंड में मिलेगा इफ यू कंप्लीट इट विद सम व्हाट जीपीए ग्रेड पॉइंट अप, दैट्स एक वो कंडीशन भी है। एंड और आपने बताया था कि आप इंफ्रास्ट्रक्चरल जहाँ पे मतलब हुआ है मोस्टली, ये दोनों ऑब्जर्वेशंस मतलब यहाँ पे भी देखने को मिलता है कि जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा बड़ा है वहाँ ग्लेशियर्स भी मेल्ट हुए। मीन्स ये दोनों काफ़ी एक दूसरे से मतलब कोरिलेट करते हैं कि ये बड़ा तो ये भी कम हो रहा है। तो दिस इज सीन ओवर एवरीवेयर, आई वुड से, नॉट इवन जस्ट द हिमालयन रीजन बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि यहाँ जहाँ पे भी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो पहले वहाँ पे उतना फुटफॉल ही नहीं था तो फुटप्रिंट नहीं था, बट राइट नाउ ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन टेक्निक्स एंड कंस्ट्रक्शंस ऑल दैट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से दिस इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो बढ़ गए तो लोगों का आना जाना वहाँ ज़्यादा हो गया, तो यू see the difference from before. And if you see लद्दाख के केस में तो 1970 से पहले जब और टूरिज्म के लिए जब यहाँ पे एक्सेसिबल ही नहीं था, मतलब कोई आता भी नहीं था, तो दैट टाइम मतलब वहाँ पे प्रेसिपिटेशन एंड एवरीथिंग ऑल द टेम्परेचर अनॉमली यू एवरी डेटा वाज परफेक्टली मतलब सूटेबल फॉर दिस रीजन। एंड एट दैट टाइम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन मतलब वहाँ यूएस में यहाँ मतलब हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड में चालू भी हो गया था, बट इंडिया वाज समवट नॉट अफेक्टेड एंड लद्दाख तो उससे ऊपर भी बिकॉज इट वाज नॉट एक्सेसिबल एट ऑल, सो इट वाज नॉट अफेक्टेड, ऐसा देखा जा सकता था। ब्लैक कार्बन फ्रॉम कार्स। तो अभी ब्लैक कार्बन की वजह से भी ये हो रहा है, वो भी है ब्लैक कार्बन फ्रॉम कार्स जो निकल रहा है उसकी वजह से भी हो रहा है। एंड अभी के जगह अब आजकल के ज़माने में यू मतलब ऐसा भी है कि आप क्या बोले कि रादर देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते, तो इसकी वजह से भी थोड़ा बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, नॉट जस्ट थोड़ा। एक जो ये ग्लेशियर मेल्ट के बारे में बताया जाए तो एक कश्मीर यूनिवर्सिटी ने भी एक स्टडी किया गया था जो कि श्रीनगर की और जो बहुत सारा बड़े बड़े गाड़ी मतलब यहाँ वहाँ जाते रहता है जो ला से होते हुए पासेस से होते हुए, तो वहाँ पर बहुत सारा धुआं छोड़ा जाता है, तो उसकी वजह से भी बहुत ग्लेशियर रिसीट हुआ है। तो ये कश्मीर यूनिवर्सिटी ने भी एक स्टडी किए थे। इवन हम खुद ने भी जैसे हमारा पासेस में पहले पहले जब बचपन में देखा करते थे बहुत आ, बड़ी मात्रा में बर्फ वगैरह, तो अभी मतलब दिखाई ही नहीं देते हैं उस पासेस में, उस एलिवेशन में ही लगभग ना के बराबर मतलब बर्फ है, बहुत सारा गाड़ी यहाँ वहाँ जाने की वजह से। हाँ जी, हाँ सर, थैंक यू सो मच। सो बेसिकली क्लाइमेट चेंज का साथ साथ जो लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अनप्लान हो सकता है, उससे भी वो असर एग्रेवेट हो सकता है, बोल रहे हैं। हाँ जी, थैंक यू सो मच, और ऑल्सो फॉर दैट इंफॉर्मेशन ऑन द कोर्स। तो अमन先把选件呢，这玩意儿呢，大家听着这个人了。हजुरहरूसँग केही क्वेसन छ भने अहिले सोध्यो भने हुन्छ। Ni pe tiwa me na ta is ting ne aman la
automation gi korla koi shagire. Can you please tell something about the qualification needed for the fellowship? Yes, Nimale, I just saw your message. I was replying to it right now. You do not need to have science graduation in any particular stream, but it depends on your interest. So if you want to develop a technical capability in, let's say, electronics, where you make Arduino and all that, then you must have some engineering background, or you need to have the knowledge of how the computer circuit or how does Arduino circuit work and all that. But let's say if you are interested in buildings and interested in the ecology of Ladakh, then let's say, or tourism as well. And in Istupa, as in general in Istupa, so you do not need to have science as a graduation as a subject in graduation. So it depends on your interest and what you want to learn and do in this fellowship, Nimale. Okay, thank you. नंबर 2 yana kadirana. अभी अमन आप लोगों को थोड़ा ये ऑटोमेशन के बारे में बताएंगे, तो ऑटोमेशन के रिगार्डिंग आप लोगों का भी हो सकता है कि बहुत क्वेश्चंस आ जाए, तो लेट्स डू दिस प्रेजेंटेशन फर्स्ट, देन वी कैन डायरेक्टली आंसर ऑल द क्वेरीज एंड we can wrap this up quickly and be on time for everyone. Okay, thank you. Yeah, Aman क्या Aman? एक मिनट अमन, तो थोड़ा अनम्यूट कर. हेलो, तो मैं अमन हूँ। मैं आईस्पा टीम में ऑटोमेशन पे ज़्यादातर काम करता हूँ। तो अभी मैं आपको ऑटोमेशन के बारे में बताना चाहूँगा, और ऑटोमेशन हम आइस्तुपा में किस तरह यूज़ करते हैं। तो ये सब तो हो गया ना, नेक्स्ट स्लाइड। ये भी हो गया, यप, ठीक है। तो अभी आइस्तुपा को लेकर काफ़ी चैलेंजेस रहे, जैसे अभी पूरा जो दोजे और जुनूबू ने बताया कि जैसे आइस्तुपा का पूरा जो डेवलपमेंट रहा है, जो रिसर्च फेज रहा है, उसमें काफ़ी चैलेंजेस फेस हुए हैं। उसमें एक बड़ा चैलेंज जो रहा है हमेशा है, वो है कि सर्दियों में, जैसे लद्दाख लद्दाख में स्पेशली बहुत सूखा ड्राई क्लाइमेट होता है, बर्फ भी कम होती है और ठंडी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे टेम्परेचर ऐसा -15 -20 तक चले जाता है, और उसमें बहुत बार क्या होता है कि जो पाइप है, जिस पाइप से पानी जा रहा था इस सुपा बनाने के लिए, पानी वो पाइप के अंदर ही जम जाता है और पाइप पूरा ब्लॉक हो जाता है। तो वो जहाँ स्प्रिंकल से बाहर आने के बाद जमने की जगह वो पाइप के अंदर ही जम गया। इसकी वजह से ये तकलीफ आती है कि अभी जब तक वो पिघलेगा नहीं, तब तक आइस सुपा बनना बंद हो जाएगा। तो लोगों को आइस सुपा की साइड पर जाकर पाइप्स खोल कर उसमें से बर्फ निकालना पड़ता है। जैसे आप ये फोटो में देख सकते हो, एक हथौड़े से या लकड़ी से मार मार कर धूप में रखकर ये सारे पाइप्स में से बर्फ निकाला जाता है। और दूसरा एक प्रॉब्लम ये है कि सर्दियों में भी बहुत बार दिन में धूप अच्छी तेज होती है, और तेज धूप का के कारण सर्दियों में, और स्पेशली सर्दियों की शुरुआत और एंड में, आइस्तूपा में जो पानी गिर रहा होगा वो आइस्तूपा बन नहीं रहा होगा, वो पानी जम नहीं रहा होगा, वो पानी आइस्तूपा को पिघला रहा होगा जब भी तेज धूप हो। तो उसके कारण हमें दो चीज़ों की ध्यान देनी है कि हम आइस्तूपा में पूरा टाइम पानी नहीं छोड़ सकते, ताकि पाइप जम भी ना जाए, और दूसरा कि आइस्तूपा मेल्ट भी ना हो।
पर अभी ये कोई वहाँ आइस्तुबा के साइड पर पूरा टाइम बैठ कर देख तो नहीं सकता कि अच्छा अभी पाइप जमने वाली है, इतनी रात है, -20 डिग्री है, वहाँ पे वो कोई जाके बंद करेगा। और वरना दिन में धूप है, पिघल रहा है, तो कोई रोज जाकर आइस्तुबा को शुरू बंद ये करने जाएगा तो बहुत मेहनत बढ़ जाती है और फिर वो प्रैक्टिकल नहीं हो पाता। तो जैसे अभी जो मैनुअली आइस्तुपा बनता है उसमें कैसा है, उसमें ज्यादातर हमें फिर इंश्योर करना पड़ता है कि जो पानी जहाँ से हम ले रहे हैं, जैसे हमारा जो सोर्स है वो उसका पानी का टेम्परेचर ही थोड़ा, स्प्रिंग अगर है तो स्प्रिंग का पानी 2-3 डिग्री रहता है, सर्दियों में भी 4 डिग्री रहता है। तो वो इतना गर्म पानी में पाइप फ्रीज होने का प्रॉब्लम इतना नहीं आता, तो हमें ऐसा देखना पड़ता है कि अच्छा तो गर्म पानी देंगे। दूसरा है कि हम पाइप्स को बहुत बार इंसुलेट कर देते हैं, उसको खोद कर जमीन के अंदर डाल देते हैं। तो ये सब तरीके का आजमाने पड़ते हैं। और जो दिन का मेल्टिंग है वो पीक विंटर में तो हम रोज शुरू बंद नहीं कर सकते, तो वो ऐसे ही छोड़ दिया जाता है कि चलो सर्दियाँ है, थोड़ा भले पिघलेगा पर ज़्यादातर फ्रीजिंग ही होगा। और फिर वैसा है कि मार्च के महीने आते होते, मार्च के एंड आते आते जब मेल्टिंग बहुत बढ़ गई है तभी हमें बंद कर देना पड़ता है। तो अभी ऑटोमेशन क्या करता है, ऑटोमेशन खुद से आइस स्तूपा को शुरू और बंद कर देता है, उसमें किसी को वहां जाना नहीं पड़ता। हम बस वहां पे थोड़े सेंसर लगाते हैं और एक माइक्रो कंट्रोलर होता है जो सेंसर से जो डेटा आया है उस पे डिसाइड करता है कि पानी आइस स्तूपा पे छोड़ा जाए या पानी को साइड से बहने दे करके। जिससे दो चीज होती है, एक तो जब भी रात को अगर ऐसा लगे कि अच्छा पाइप में पानी जमने लग गया है, पाइप का पानी बर्फ बनने लगा है, तो वो क्या करेगा, वो आइस पानी को डाइवर्ट कर देगा और खुले में छोड़ देगा, ताकि वो ओपन फ्लो में पानी बहता रहे और पाइप जम ना जाए। और दूसरा ये करेगा कि दिन में जब भी गर्म है तभी ऐसे ही उसको जैसे ही पता चलता है कि अच्छा ये आइस सुपा मेल्ट हो रहा है, ये आइस सुपा जम नहीं रहा, तो वापस वो सेम चीज करेगा, पानी को ड्रेन में छोड़ देगा, ताकि जो आइस सुपा के ऊपर पानी गिर के वो आइस सुपा को पिघलाए ना। इस अभी ये जो दूसरा चीज हुआ कि वो धूप में बंद कर देता है, इसके कारण जो हम पहले मार्च में आइस्तुपा बनाना बंद कर देते थे वो आज भी अप्रैल में भी शुरू है। आई ऑटोमेशन रात में 2-3 बजे ऐसा उसको ऐसा लगता है कि अच्छा हाँ, अभी ठंडी हो गई है, तो वो खुद आइस्तुपा को शुरू करके आइस्तुपा में पानी स्प्रिंकल करना शुरू कर देता है। तो जो बेसिक डिजाइन है इस सुपा का ऑटोमेशन का, वो इस तरह का है कि हमारा जो सोर्स है जो आपको यहाँ ऊपर दिख रहा है सोर्स, वो वैसे ही जो नॉर्मल आइस सुपा का जो सोर्स होता है वो है। और जो ऊपर ब्लू कलर का जाते हुए जो दिख रहा है वो हमारा जहाँ पे आइस सुपा का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो है। अभी क्या करते हैं, ये जो नीचे आपको बॉक्स स्क्वायर कलर का बॉक्स दिख रहा है वो एक वॉल्व है, एक बस फोर वे वॉल्व है, चार इसके इनलेट और आउटलेट है, जिसमें अपना एक जो इनलेट है वो दूसरे उसके बाजू वाले इससे जॉइंट से कनेक्टेड है। जैसे यहाँ पर हो गया, इसमें माउस दिख रहा है क्या? हाँ, करना वो वाला पहले वाला। हाँ, जैसे सुनो, जैसे ये हो गया, यहाँ से जो पानी आ रहा है वो इस ब्लू लाइन को फॉलो करके सीधा आइस्तुपा पे जा रहा है। अभी ये है जब भी नॉर्मल ऑटोमेशन चल रहा है और जब भी कंडीशन हमें हमारे टेम्परेचर सेंसर, हमारे पानी का टेम्परेचर सेंसर हमें सब बोल रहा है कि कंडीशंस अच्छे हैं, चलो पानी स्प्रिंकल करता है, तभी ये यहाँ सोर्स जो ऊपर से जो पानी आ रहा है नीचे, वो इस वॉल से होकर सीधा आइस तो पे जा रहा है। पर अभी समझो गर्मी बढ़ गई, या समझो पानी का टेम्परेचर पाइप के अंदर 0 के नीचे जाने लगा, मतलब पाइप जमने वाला है, तो ये सिस्टम स्विच हो जाएगा। तो ये बस एक जो ये वॉल्व है वो इस वॉल्व को रोटेट करेगा, और रोटेट करने पर ये ऐसा हो जाएगा जिसमें जो सोर्स का पानी आ रहा था वो अभी ये वाले जगह से नीचे होके बह जाएगा। तो ये अभी पानी बस छोड़ दिया गया है, खुले पाइप में छोड़ दिया गया है,
ताकि ये ना जमे और ना आइस स्तूपा को पिघलाए। और ये जो आइस स्तूपा के पर जो पाइप जा रहा, अभी हम वहां पे भी पानी तो नहीं छोड़ सकते। अगर वहां पे ऐसे ही पानी छोड़ दिया तो वो पानी बैठे बैठे जम जाएगा। तो वो पानी इस बाजू वाले, ये जो ड्रेन लिखा हुआ है राइट साइड में, वहां से बह के निकल जाएगा। तो बेसिकली ऑटोमेशन को लेके यही है। ऑटोमेशन आईस्तूपा के ऊपर एक एड ऑन की तरह है। मतलब वो ऑटोमेशन के बिना भी आईस्तूपा चलता है, ऑटोमेशन के साथ आईस्तूपा और रफ कंडीशंस में और ठंडे पानी वाली कंडीशन में चल सकता है और लंबे समय तक चल सकता है। और लोगों को मेंटेनेंस के लिए वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो एक बार लगा दिया सिस्टम, तो वो सिस्टम अपने आप उस चीज का ध्यान देता रहता है। फिर जो हमें लकड़ियां वगैरह लगाने जाना होता है ताकि आइस सुबह का स्ट्रक्चर मिले, वो सब करना पड़ेगा। पर हमें वो कि अच्छा पाइप के अंदर पानी जम गया, उस चीज का डर चला जाता है। अच्छा दिन में हमें जाके बंद करने की जरूरत है, मेल्टिंग हो रही है, उस चीज का मेंटेनेंस चला जाता है। और चलो गर्मियाँ आ गई है, हमें बंद करना पड़ेगा, वो भी नहीं करने की जरूरत पड़ती। ताकि क्योंकि ऑटोमेशन खुद उसे बंद कर देता है। और उसको रात को जब भी कुछ सर्दियों की रात मिल जाती है, जैसे अप्रैल में भी, जैसे अभी ही 2 दिन पहले 3 दिन पहले यहाँ पे रात को -3 -4 गया था, तभी अप्रैल के मिडल में भी वहां पे आइस फॉर्म हो रहा था। ताकि ऑटोमेशन ने खुद टेम्परेचर डिटेक्ट किया और वो आइस फॉर्म करना शुरू कर दिया। ऑटोमेशन को लेकर अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज। थैंक यू। ऑटोमेशन आइस सुबह कोई भी चीज के बारे में अगर कुछ भी डाउट हो प्लीज, अभी वी आर हियर टू आंसर अभी क्वेश्चंस। chen namba chiwa yo na de yang inji yitol china de lu bu gun jagar के कले है ना yitol टीशन को लोग रहे। आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है तो वो लिख के भी दे सकता है अगर हिंदी बोलने में थोड़ा दिक्कत हो तो। मे भी शायद सब लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं है मेरे हिसाब से। मैं भी वो थैंक यू बोलना चाहता हूँ। पहले पहले तो हम लोकल लोकल लैंग्वेज में थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तिरिंग तेरे दा ते न्यामशु नांगन नाबा छंगमा लातेन छंगमा ट्राई तिले शुजिन तिरिंग दा फारसे लोक तांग तिले शाजिन किन मांगबो चंगने मांगबो न्यामशु नांग तो मिदो ता कोरियुक तांग जुजे तांग निगुंगी जुजे चंगदे न्यामशु नांग तो मिदो इने आइस ट्रुपा दे तांदा खोजो गिती Yang pada tado ngarang to torbot sam mayimba ini Himalaya Merik level Himalaya saja mangbola di pento akor to tourism tama tindel pento sempo yo bashik tadi le ten na bati ye lega tanda Nepal na jagar ki ladakh sam mayimba tine chije jaga Switzerland le mangbola ki lengul de pel simbare ngaso tandi na de selu do jere tanda tene tangi kong do sono jula ke sung nang sung Cherang zola kazo ko na konzo kita scholarship yang de na ko de doktor nang so ko den apa dan de nga zo double double ki yang konzo te double double ki leje ga de la te mis de country scholarship mai ba country double de konzo ki anta de la doktor mis de ye sare na tem na hin ba ga zo te payul na ba so ba ke chok to ke shi chimba la ge da de la nyam chi una ne nga zo la parang so sa de sharba ko ne de na da to ga zo le kyut chi de nyam chi una ne de nang so tinre ji shu de la kwar to da tring azo ki de particular yang ya ma t-shirt da da tinre chung sa da Nepal da lo jo yo za ok tinre ki kang en chhe so ji de mang bu chik den lo me da wifi me ni tinre yang paru la nyam shun da to me do tinre che ma azo de recording de chin de ne azo bu ye tinre shu jin te tinre te ta de na ba ये समाल और चीज है। अभी मैं कुछ हिंदी में आप लोगों को शुक्रिया करना चाहता हूँ। फिर हिंदी इतना तो अच्छा नहीं है, थोड़ा छुटा फुटा बोल देता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले दावा जी हो गया, अभी
उससे पहले दावा जी हो गया, उससे पहले नितिन जी हो गया, उन लोगों को भी हम लोग को बहुत साथ दिया था। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने वो इस तरह को काम नहीं कर सका। अभी छवंग जी उसके साथ आप लोग भी जुड़ गया। आप लोगों का हमारे डोल्पो और यहाँ के जो भी है उन लोगों के लिए आपको बहुत दुआ दुआ देना चाहता हूँ, और शुक्रिया के साथ बहुत सारे दुआ, और तो कुछ नहीं कर सकता है। जो भी आज आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को जो भी सीखा है वो प्रैक्टिकल कितने हो सकता है हम लोग को करना चाहता हूँ, क्योंकि वो जैसे वो आप लोग के रहन सहन है वैसे भी हम लोगों का भी वही है, और बुटुल्पा के रहन सहन वही है। बहुत खुशी हुआ आप लोगों की इस क्लास ज्वाइन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। वही है और कुछ नहीं है। बच्चे जुले ले तुझे गिनले तो हमारी तरफ थैंक से यू, थैंक यू, थैंक यू आपको सो बहुत मच, थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू सबको। आप सबको अपना टाइम निकाल के आप लोग आए, अटेंड किए, फिर कुछ थोड़ा बहुत सीखने को मिला, जो भी आपको समझ में आया कि ओवरव्यू जो भी पता चला कि यहाँ पे भी ऐसा किल्लत का प्रॉब्लम चल रहा है, वहाँ है भी है। और अभी हम तीनों का नंबर चैट में हमने शेयर किया है। आप लोग अपने अभी इस साल, अभी आने वाले साल में, क्योंकि अब मैंने वॉइस टू पम्प मैनुअल भी डाल दिया है वहाँ पे चैट में, और अगर आपको और आगे से चाहिए तो मैं गेनले के साथ शेयर करूंगा, तो गेनले आप फॉरवर्ड कर दीजिएगा इन सबको। हाँ और जी, हाँ जी, हाँ जी, जो भी वो आप लोग शेयर कर दीजिए, हम भी सब लोगों का शेयर कर दूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई हाँ अ, जी, हाँ जी, हमारा भी शुक्रिया। और आपको कभी भी कोई भी डाउट्स हो आगे भी, जैसे अगर अभी क्वेश्चन नहीं आए, बाद में आप जैसे इसमें शुरू करते हो काम करना, जैसे ढूंढना हाँ जी, हाँ जी, सर्च करना शुरू करते हो कि कहाँ बनाया जा सकता है, या और कोई भी क्वेश्चन हो, आप कभी भी हम तीनों में से किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी हाँ जी, हाँ डाउट जी, हो पूरी मदद हाँ जी, करेंगे हाँ जी, सॉल्व करने में। आप अपना हाँ जी। ये इंटरेस्ट दिखाने में तोलबो के बहुत सी जगह ओके, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू। कहाँ से ली? ठीक करो। हाँ, कर।